नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आज प्रकरण है हमारा संधि। तो सबसे पहले हम संधि के बारे में जानेंगे कि संधि शब्द है वो किससे बना है। तो देखो, संधि में सम तो उपसर्ग है, सम उपसर्ग है और धा धातु है और की प्रत्यय। सम उपसर्ग, धा धातु और की प्रत्यय से बना है हमारा संधि। अब हम जानेंगे संधि की परिभाषा कि संधि कहते किसे हैं। तो देखो, दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जब दो वर्ण मिलें और मिलकर के कोई उनसे दोनों वर्णों से या किसी एक वर्ण से कोई नया विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय। तो विद्या लास्ट में जो पहला शब्द है उसके अंत में आता है आ और दूसरे शब्द के प्रारंभ में है आ। तो दोनों मिलकर के इनसे बनता है आ। तो ये एक अलग बन गया, दोनों जब जुड़े दोनों की जगह एक हो गया तो ये एक विकार उत्पन्न हो गया। जब उसे ही हम संधि कहते हैं कि जब दो वर्ण मिले और दो वर्ण मिलकर के कोई एक अलग वर्ण या कोई उसमें विकार उत्पन्न हो तो उसे हम संधि कहते हैं। अब बात आती है कि संधि कितने प्रकार की होती है। जैसे संधि के भेद, संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि है वो 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 होता है स्वर संधि, जिसे हम अच संधि भी कहते हैं। स्वर संधि जिसे अच संधि के नाम से जाना जाता है। दूसरी होती है व्यंजन संधि, जिसे हल संधि के नाम से जाना जाता है। और तीसरी है विसर्ग संधि। तो जो स्वर संधि है, अब स्वर संधि किसे कहते हैं। तो स्वर संधि है, स्वर संधि की परिभाषा कि दो स्वरों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, दो स्वरों के मेल से या दो स्वरों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि में दो स्वरों में ही संधि होगी, इसमें व्यंजन नहीं आएगा। फिर है व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि की परिभाषा देखो। व्यंजन संधि में होता है कि दो व्यंजनों के परस्पर मेल से या व्यंजन और स्वरों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, या तो व्यंजन प्लस स्वर या व्यंजन प्लस व्यंजन, ये दो हैं। या तो दो व्यंजनों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या व्यंजन और स्वर के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। फिर आती है विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि में है जो विसर्ग और विसर्ग के बाद में स्वर हो या व्यंजन हो, ये दोनों परस्पर मिलकर के जो विकार उत्पन्न करते हैं उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। तो विसर्ग संधि में एक तो आता है विसर्ग प्लस व्यंजन या विसर्ग प्लस स्वर। तो विसर्ग या व्यंजन या स्वरों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। तो ये हमारे हुए संधि के भेद। अब हम नंबर 1 संधि पढ़ेंगे, वो है हमारी स्वर संधि। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, प्रकरण है, वो है हमारा स्वर संधि। तो स्वर संधि की मैंने अभी आपको परिभाषा बताई थी
कि स्वर संधि किसे कहते हैं। तो स्वर संधि है हमारा, अभी बताई थी कि दो स्वरों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं, स्वर या अच संधि। इसकी परिभाषा देखें हम तो परिभाषा में है दो या दो से अधिक स्वरों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। तो ये हमारी स्वर संधि की परिभाषा हो गई कि दो या दो से अधिक स्वरों, केवल स्वर, व्यंजन नहीं होने चाहिए, तो दो या दो से अधिक स्वरों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि के भेद कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, स्वर संधि है हिंदी में तो होती है 5 प्रकार की, हिंदी में तो होती है ये 5 प्रकार, और जो संस्कृत है, संस्कृत में जो स्वर संधि है वो 8 प्रकार की होती है। संस्कृत में है स्वर संधि 8 प्रकार की होती है, और हिंदी में स्वर संधि है वो 5 प्रकार की होती है। तो देखो हम संस्कृत के हिसाब से भी पढ़ लेंगे और हिंदी के हिसाब से भी पढ़ेंगे, दोनों ही तरीके से पढ़ेंगे। तो मैं आपको प्रकार बताता हूँ कौन कौन से प्रकार हैं। मैं स्वर संधि के आपको आज प्रकार बताऊंगा। नंबर एक आता है दीर्घ संधि। नंबर दूसरा आता है हमारा गुण संधि। नंबर तीसरा आता है हमारा वृद्धि संधि। और नंबर चौथा है हमारा यण संधि। नंबर 5वां है हमारा अयादि संधि। और नंबर 6वां है हमारा पूर्व रूप संधि। और 7वां है पर रूप संधि। और 8वां है हमारा प्रकृति भाव संधि। तो देखो हिंदी में तो हमारे 5 प्रकार चलते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। और जो संस्कृत है इसमें 3 संधियां और जोड़ी हैं, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और प्रकृति भाव संधि। तो आज हम इस वीडियो में हम स्वर संधि के बारे में समझेंगे कि स्वर संधि की जितनी भी स्वर संधियां हैं उनकी पहचान क्या होती है, और इनके बारे में उदाहरण सहित हम जान लेंगे। तो नंबर 1 आती है हमारी दीर्घ संधि। तो दीर्घ से हमें पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है कि दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। तो इसमें देखो दीर्घ संधि की जो पहचान होती है उसमें बड़ा यानी कि जो दीर्घ वर्ण होते हैं, आ है, ई है, ऊ और री, ये 4 वर्ण हैं। ये हमें शब्द में कहीं दिख जाएं तो हमें वहाँ पे ये पहचान है कि हमें शब्द में आ, बड़ी ई ही, ऊ और री, इन चारों में से कोई सा हमें एक दिख जाए तो हमें वहाँ पे संधि करनी पड़ेगी दीर्घ संधि। जैसे आपको बताऊं मैं अभी,
विद्या, विद्यालय। तो एक शब्द है, इस शब्द में देखो हमें आ, ये आ दिख गया, आ मिल गया, तो इस यहाँ पे संधि होगी हमारी दीर्घ संधि। कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। तो जैसे और देखो, विद्यार्थी, विद्यार्थी में भी देखो आ मिल गया हमें। और एक कवीश, कवीश में देखो ये बड़ी ई मिल गई। और उदाहरण जैसे भानुदय, भानुदय, इसमें भी हमें क्या मिल गया? ऊ, दीर्घ, बड़ा जो हमें दीर्घ वर्ण है वो मिलने चाहिए। ये आ है, ई है, ऊ है और री है, ये दीर्घ वर्ण है। ये दीर्घ वर्ण हमें जहां भी दिख जाएंगे तो वहां पे संधि करेंगे हम दीर्घ संधि। ये हमारी दीर्घ संधि की पहचान हुई। दोस्तों इसको भूलना मत, बहुत अच्छा है, आप इसको अच्छे से समझना। जैसे हमारा है भानुदय, तो देखो इसका संधि विच्छेद होगा भानु प्लस उदय। तो जो पहला शब्द है उसके अंत में और दूसरे शब्द के प्रारंभ में संधियां होती हैं। संधि हमेशा पहले पद के अंत में अंतिम वर्ण होता है और दूसरे जो शब्द है उसका पहला वर्ण होता है, इनमें संधि होती है। तो देखो पहले शब्द का अंतिम जो वर्ण है वो है यहाँ पे ऊ, और यहाँ पे भी क्या है? ऊ। तो दोनों मिलकर के ये एक विकार उत्पन्न करते हैं जिससे दीर्घ होता है इनका। इन दोनों के स्थान पे जो दीर्घ वर्ण हो जाता है, तो ये बड़ा ऊ हो गया। और यहाँ पे शेष बचता है, यहाँ से ऊ ले लिया तो क्या बचा? आधा ने, जैसे हलंत ने बोलते हैं, भान, और ये ऊ हो गया, इधर बच गया हमारा दय। अब हम तीनों को जोड़ेंगे, भान, ऊ और दय, तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा भानुदय, भानुदय। तो ये हमारी संधि हुई दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि की हमारी पहचान है, हमें जो एक शब्द आएगा उसमें हमें दीर्घ वर्ण, ये चारों ही दीर्घ वर्ण दिख जाएं तो हमें संधि करनी है वहाँ पे दीर्घ संधि। अब नंबर 2 पे हमारी संधि आती है गुण संधि। नंबर 2 पे है हमारी गुण संधि। गुण, तो दोस्तों मैं थोड़ा सा आप इसके बारे में बता दूं। मैं किसी जाति विशेष के ऊपर नहीं बताऊंगा। गुण, जिससे नाम से पता चल रहा है हमें गुण, तो हमारी जो एक परंपरा चली आ रही है उस परंपरा में है कि हम कोई भी शुभ काम करते हैं तो सबसे पहले हम शुभ काम करने से पहले जो हमारे पंडित होते हैं, ब्राह्मण होते हैं पंडित, उनको पूछते हैं किसी शुभ काम करने से पहले कि हमें ये भाई इसका मुहूर्त क्या है, कैसा है, शुभ टाइम है या नहीं है। तो हम सबसे पहले उनको पूछते हैं पंडितों को। तो पंडित, उनको क्यों पूछा जाता है? क्यों? क्योंकि उनमें क्या है, वो गुण होता है। क्या होता है? गुण। भाई गुण होगा तभी तो उसकी पूजा होती है, गुणों की ही पूजा होती है। तो पंडितों को हम शुभ काम करने से पहले पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? क्योंकि उनमें गुण होता है। तो गुण किस वजह से होता है? क्योंकि उन जो पंडितों की पहचान होती है, वो पंडित हमेशा एक चुटिया रखते हैं। पंडित हमेशा एक चुटिया रखते हैं। तो मैं किसी जाति विशेष पे नहीं ले रहा, केवल एक समझाने की दृष्टि से इसको बतला रहा हूं। तो एक चुटिया, तो गुण संधि की पहचान होती है एक मात्रा। क्या होती है? एक मात्रा। तो ये हमारी गुण संधि की पहचान है, यानी कि गुण वर्ण ए और ओ, ये हमें कहीं भी वर्ण में दिख जाए तो हमें वहां पे संधि कौन सी करनी पड़ेगी? गुण संधि। जो मैंने अभी आपको कहानी बताई कि एक चुटी अगर ऊपर आ गई तो हमें वहां पे संधि करनी होगी गुण संधि। जैसे देखो
रमेश, दिनेश, सुरेश, परोपकार। इन सभी शब्दों में देखो यहाँ पे एक चुटिया है ऊपर, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, यानी कि एक मात्रा। ऊपर अगर एक मात्रा है तो वहाँ पे गुण संधि होती है। और आपको मिलेगा देखो सप्तऋषि, तो जहां पे एक मात्रा मिल जाए हमें वहां पे करना होगा गुण संधि। ये ध्यान, सप्तऋषि है, देवर्षि है, सब में देवर्षि, सप्तऋषि। तो यहाँ पे भी देखो एक क्या है, एक मात्रा, ये रे है, आधा रे, लेकिन ये भी हमें क्या लग रही है, एक चुटिया के, मतलब एक चुटिया की तरह लग रही है। तो मैंने अभी कहानी बताई गुण संधि की, जहाँ पे एक मात्रा कह दो या एक चुटिया कह दो, उसमें कौन सी संधि होती है, गुण संधि होती है। नंबर तीसरी है हमारी वृद्धि संधि। तीसरी है हमारी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। अभी हमने गुण संधि देखी और गुण के जस्ट बाद आती है वृद्धि। वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ना। वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ना। तो गुण में क्या थी, एक मात्रा, तो वृद्धि, वृद्धि यानी बड़ा, बढ़ना, तो एक की जगह दो मात्रा हो गई। तो इसकी जो पहचान है वो होती है दो मात्राएं। क्या होती हैं, दो मात्राएं। जहाँ पे दो मात्राएं हों उस वो हमारी वृद्धि संधि होती है। जैसे देखें हम वनौषधय, वनौषधय। फिर देखें हम, तो यहाँ पे देखो वनौषधय, वनौषधय में क्या आ गया, दो मात्राएं आ गई। तो हमें और जैसे और देखो एक एक, वनौषधय एक एक, तो वनौषधय में होगा वन प्लस औषधय, वन प्लस औषधय। तो ये इसका संधि विच्छेद होगा। तो यहाँ पे हमें दो मात्राएं दिख जाएं, जहाँ पे हमें दो मात्राएं दिख जाएं तो वो हमारी संधि कौन सी कहलाएगी, वृद्धि संधि। जैसे एक एक का संधि विच्छेद होगा एक प्लस एक, एक प्लस एक। तो देखो पहले जो शब्द है उसके अंत में क्या है, ए, और यहाँ दूसरे जो शब्द है उसके प्रारंभ में क्या है, ए। और हमारे जो वृद्धि संधि है इसकी पहचान होती है कि ए या आ के बाद में ए या आई हो तो दोनों के स्थान पे आई हो जाता है, कि ए या आ के बाद ए या आई तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा, आई। ऐसे इसका दूसरा नियम है कि ए या आ के बाद में ओ या औ तो दोनों के स्थान पे औ हो जाता है, दोनों के स्थान पे औ हो जाता है। तो देखो हमारा फर्स्ट नियम है, वो फर्स्ट नियम लग गया यहाँ पे, ए या आ के बाद में ए या आई हो तो ए के बाद में मिल गया ए, तो दोनों के स्थान पे हो जाएगा क्या, आई। यहाँ से हमने ए निकाल लिया तो क्या बचा भाई, केवल आधा के, जिसे हलंत के बोलते हैं। यहाँ हमने ए ले लिया तो क्या बचा, के। अब तीनों को आप जोड़ दो तो बनेगा हमारा एक एक। क्या बनेगा, एक एक। ऐसे हमारा वनौषधय का होगा। तो ये हमारी संधि हुई वृद्धि संधि। अब हमारी 4 नंबर पे आती है यण संधि। क्या आती है, यण संधि।
यण संधि। तो देखो मैं यण संधि की पहले आपको पहचान बता दूं कि यण संधि की हम कैसे पहचान करेंगे। तो कोई शब्द आ जाए उसमें हमें क्या चीज़ देखनी है। तो यण संधि की पहचान है कि ये और वे, ये या वे, इन दोनों वर्णों से पहले, दोनों वर्णों से पहले हलंत वर्ण हो, हलंत वर्ण हो तो यण संधि होती है। ये एक अपनी जो पहचान करने का तरीका है कि ये और वे, इन दोनों से पहले अगर हलंत वर्ण, हलंत वर्ण का अर्थ होता है आधा वर्ण कह सकते हैं अपन। आधा वर्ण अगर हमें दिख जाए शब्द में कहीं तो हमें केवल ये और वैसे पहले ही आधा वर्ण होना चाहिए, तो वहाँ पे संधि करेंगे हम यण संधि। ये तो हमारी पहचान वाली बात हुई। फिर बात आती है हमारी, अगर हम नियम से देखें तो देखो ई या ई के बाद में कोई भी असमान स्वर हो, असमान स्वर, ई या ई के बाद में कोई भी क्या हो, असमान स्वर हो, तो ई केवल और केवल जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण है, इस ई या ई के स्थान पे क्या हो जाता है, ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है। और दूसरा नियम है हमारा, ऊ या ऊ के बाद में असमान स्वर, ऊ या ऊ के बाद में कोई भी असमान स्वर हो, तो असमान स्वर हो तो इस ऊ या ऊ केवल फर्स्ट वर्ण के, फर्स्ट जो शब्द है उसके अंतिम वर्ण का, जैसे ऊ है, इसका हो जाएगा हमारा वे। और तीसरा नियम है री या री के बाद में असमान स्वर हो, तो इस री या री का हो जाएगा आधा रे। और चौथा नियम है ली, ली के बाद में असमान स्वर, तो इस ली का क्या हो जाएगा, हलंत ले। ये हमारे नियम से देखें तो 4 नियम है यण संधि के, लेकिन एक शब्द में पहचान करने का तरीका क्या होगा, हमें जो शॉर्टली ये नियम याद नहीं रहे हमें, तो पहचान करने का तरीका है ये या बे, इन दोनों वर्णों में से कोई सा भी एक वर्ण हो और उससे पहले हलंत वर्ण हो, कोई सा भी हलंत वर्ण हो, जिसे हम अपनी भाषा में कहते हैं कि आधा वर्ण हो, तो वहाँ पे संधि होती है हमारी यण संधि। और ये हमारे 4 नियम हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, मध्वरी, मध्वरी, अब देखो ये पहचान जो मैंने अभी पहचान बताई आपको, तो पहचान देखो वे से पहले क्या है, हलंत वर्ण, आधा वर्ण, तो यहाँ पे संधि कौन सी हो जाएगी हमारी, यण संधि। कौन सी हो जाएगी, यण संधि। तो ये पहचान वाली बात हुई। फिर हमारा इसका हमें संधि विच्छेद करना है, तो संधि विच्छेद करेंगे तो हम कैसे करेंगे, देखो ये वे किसकी जगह हुआ, यहाँ पे ऊ के स्थान पे, किसके स्थान पे, ऊ के स्थान पे, तो इस बे की जगह क्या करना है हमें, ऊ, और इससे पहले क्या है, हलंत वर्ण, तो इस हलंत वर्ण में ऊ को जोड़ देंगे हम, तो क्या हो जाएगा, मधु, प्लस यहाँ पे जो एल है लास्ट में, तो वो हो गया अरी, मधु प्लस अरी, इससे हमारा हो जाएगा मध्वरी, मधु प्लस अरी बराबर मध्वरी। तो पहले जो शब्द है उसके अंत में क्या आ रहा है, ऊ, और दूसरे शब्द के प्रारंभ में क्या आ रहा है, ए, मतलब असमान स्वर, समान नहीं है, असमान स्वर। तो हमारा ये दूसरे वाला नियम है, ये लग जाता है, तो ऊ के स्थान पर हो जाएगा वे, तो यहाँ से ऊ निकाला, यहाँ से ए, तो ये केवल और केवल ऊ के स्थान पे हो जाएगा हमारा वे। तो यहाँ से ऊ निकाल लिया, दिया बच्चा मध, आधा दे, और ये हो गया इधर अरी,
अब हम तीनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, मध्वरी। तो ये हमारी जो पहचान है, पहचान हो गई, और ये हमारा इसका संधि विच्छेद हो गया, और ये हमारे चारों इसके नियम हो गए। तो मैं समझ रहा हूँ आप अच्छे से समझ पाए होंगे यण संधि को। इसके बाद हमारी 5वें नंबर की आती है अयादि संधि। 5वें नंबर की आती है अयादि संधि। 5वें नंबर की अयादि। जैसे हमने अभी यण संधि के बारे में पहचान जानी, ऐसे ही हमने अयादि संधि की पहचान बता रहा हूं मैं आपको। ये या वे, इन दोनों वर्णों से पहले पूर्ण वर्ण हो, मतलब हलंत वर्ण नहीं होना चाहिए। अगर हलंत वर्ण हो गया तब तो यण संधि हो गई, और अगर पूरा वर्ण है तो संधि हो गई हमारी अयादि संधि। अगर ये और वैसे पहले हलंत वर्ण है तो संधि हो गई हमारी यण संधि, और अगर पूरा वर्ण है, पूर्ण वर्ण है, तो हमारी हो जाएगी अयादि संधि। ये तो हमारी हुई पहचान की बात। फिर हम आते हैं अगर नियम से देखें तो देखो, ए, ओ, आई, औ, इन चारों वर्णों के बाद में कोई सा भी स्वर हो, कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर हो, तो देखो केवल इनके स्थान पे पहले, जो पहले पद के अंतिम वर्ण होता है, इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, ए के स्थान पे हो जाएगा अय, ओ के स्थान पर हो जाएगा अब, और आई के स्थान पे हो जाएगा आय, और औ के स्थान पे हो जाएगा आब। ये हमारा नियम है, और ये हमारी केवल इसकी पहचान है। मैं संधि विच्छेद बताऊं आपको। जैसे एक हमने किया नयन, नयन, तो सबसे पहले हम इसकी पहचान देखें तो देखो ये या वैसे पहले पूरा वर्ण है, और पूरा वर्ण है तो ये हमारी पहचान हो गई कि ये और वैसे पहले अगर पूर्ण वर्ण हो तो हमें संधि कौन सी हो जाएगी, अयादि संधि। तो इसमें संधि कौन सी हो जाएगी, अयादि संधि। अब हम नियम से देखें तो तो देखो ये से पहले क्या है, ए, तो अय किसके, अय आ गया, अय किसके स्थान पर हुआ है, ए के स्थान पे, तो अय को हटा दो और उसकी जगह ए लिख दो। तो अय हटाया तो हमने ने, तो क्या हो गया ने, और यहाँ पे अय आधा यह है, यहाँ में लास्ट में ए बचा, तो विच्छेद के बाद हो जाएगा अन, ने प्लस अन, इससे बनेगा हमारा नयन। तो ये आज हमारी स्वर संधि कंप्लीट हुई। मैं अगली वीडियो में आपको व्यंजन संधि पढ़ाऊँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, और कमेंट करके बताओ हमें कि आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।